मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल मैंने फोटो सेल और जेनर डायोड के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि जेनर डायोड को नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? जब जेनर डायोड को वोल्टता क्षेत्र में भंजक वोल्टता में प्रयोग किया जाता है। जब जेनर डायोड को भंजक वोल्टता क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है तो धारा में उत्क्रम धारा में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी इसके सिरों का वोल्टेज जो होता है नियत रहता है। इसे भंजक वोल्टेज क्या कहते हैं? बीजेड कहते हैं। तो इसको नियंत्रित करने में किसी भी वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं? ये एक अनियंत्रित वोल्टता है बी इन हमारे पास। इसके साथ श्रेणी क्रम में हम एक प्रतिरोध R और इसको जेनर डायोड को श्रेणी क्रम में प्रयुक्त कर लेते हैं। और इसके साथ एक प्रतिरोध लगा, लोड प्रतिरोध RL लगा हुआ है। ये करंट धारा लोड धारा IL है और ये IZ है। और ये टोटल धारा जो बह रही है बेटा ये धारा I, ये धारा यहाँ पे I है, ये IZ है, ये IL है। अब देखिएगा जैसे आप यहाँ पे वोल्टता बढ़ेगी, जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो धारा इधर आएगी, धारा इधर आएगी, धारा इसमें। लेकिन जेनर डायोड में धारा में परिवर्तन तो होगा लेकिन वोल्टेज नियत रहेगा। धारा परिवर्तन होगा लेकिन वोल्टेज नियत रहेगा, जिससे अनियंत्रित वोल्टता का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जब वोल्टेज का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा तो धारा का मान भी कम होता जाएगा। इस तरह से धारा का मान घटता है, वोल्टता घटती है। तो यहाँ पर बीजेड नियत रहता है। यही नियंत्रित वोल्टेज आपका बीजेड के रूप में प्राप्त होता है। तो बी आउटपुट क्या है? वी आउट इक्वल टू वी इन है। वी आउट इक्वल टू क्या है? वी इन है। देखिएगा तो यहाँ पर वी आउट इक्वल टू वी जेड है, तो वी इन इक्वल टू क्या होगा? वी जेड होगा। वी जेड आई आर प्लस क्या होगा? वी जेड होगा। आई इक्वल टू होगा आई जेड प्लस आई एल। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहाँ वैल्यू रखेंगे बी इन इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल इंटू आर प्लस क्या होगा? बी जेड होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास बी आई जेड प्लस आई एल इंटू आर इक्वल टू बी इन माइनस बी जेड। तो आर इक्वल आएगा बी इन माइनस बी जेड अपॉन आई जेड प्लस आई एल। इस तरह से आप जो प्रतिरोध लगाते हैं उसका मान भी क्या कर सकते हैं? आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था बेटा डायोड जेनर डायोड को नियंत्रक के रूप में इस तरह से प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसका कुछ न्यूमेरिकल्स पॉइंट्स बताते हैं आपको। देखिएगा एनसीईआरटी का 14.1 आपसे बोल रहे हैं कि एन प्रकार के सिलिकॉन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपका 14.1 है, एनसीईआरटी का 14.1। एनसीईआरटी का 14.1 है। एनसीईआरटी का इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक हैं और त्रिसंयोजक परमाणु अपमिश्रित हैं। बी पार्ट इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक हैं, पंचसंयोजी परमाणु अमिश्रित हैं। होल अल्पसंख्यक वाहक हैं, पंचसंयोजी परमाणु अमिश्रित है। होल बहुसंख्यक वाहक हैं, त्रिसंयोजक परमाणु मिश्रित हैं। इसमें कौन सा सही है? तो सही आपको बताना सही है। देखिए होल
एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, और कोटर क्या होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, और ये अपद्रव्य पंच संयोजी है। तो एन टाइप कैसे बनता है मैंने आपको बताया भी था, जब 4 संयोजकता वाले जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाला आर्सेनिक मिलाया जाता है, यानी पंच संयोजक होते हैं। ये कैसे होते हैं एन टाइप पंच संयोजक होते हैं, जब 4 संयोजकता वाले जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाला आर्सेनिक मिलाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हमें एन टाइप अर्धचालक प्रयुक्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो इसका कथन आपका ये सही होगा कि एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक हैं और ये पंच संयोजी होता है। कोटर क्या होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, यानी कि सी पार्ट सही होगा कि होल यानी कि कोटर अल्पसंख्यक हैं और ये पंच संयोजी अमिश्रित होता है। इसके बाद देखिएगा, आपसे बोल रहे हैं, क्वेश्चन कीजिए, ध्यान दीजिएगा, उपर्युक्त प्रकार के कथनों में से कौन सा पी के लिए मान्य है। अब पी टाइप क्या होते हैं, पी टाइप में जब 4 संयोजकता वाले जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाला आर्सेनिक मिलाया जाता है, जब 4 संयोजकता वाले जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाला एल्युमिनियम मिलाया जाता है तो आपको पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इसमें ये है आपका 14.2 दिया हुआ है। तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक हैं और क्या कहते हैं आपसे होल बहुसंख्यक होते हैं और त्रिसंयोजक परमाणु मिश्रित होता है, यानी कि इसमें कोटर ज़्यादा होते हैं और ये त्रिसंयोजक मिश्रित होता है। कैसा होता है, त्रिसंयोजक मिश्रित होता है। तो पी के लिए कथन इसका डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14.11 सिलिकॉन परमाणुओं की संख्या 5 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। सिलिकॉन परमाणुओं की संख्या 5 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। यह साथ ही साथ आर्सेनिक के 5 × 10⁻22 परमाणु प्रति मीटर क्यूब और ईडियम के 5 × 10⁻20 परमाणु प्रति मीटर क्यूब से अमिश्रित किया जाता है। अब मिश्रित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या का परिकलन कीजिए। दिया है Ni = 1.5 × 10⁻16 मीटर क्यूब। दिया गया पदार्थ N प्रकार का है या P प्रकार का है, आपको ये बताना है। तो पहला काम आपको क्या कह दिया है, आर्सेनिक N प्रकार का द्रव है, आर्सेनिक जो है N प्रकार का द्रव है और ईडियम P प्रकार का द्रव है। आर्सेनिक जो है बेटा ध्यान दीजिएगा, आर्सेनिक यानी As, ये आपका N टाइप और ईडियम P टाइप का है। तो Ne = Nd - Na। तो ये वैल्यू दी हुई है आपको 5 × 10⁻22 - 5 × 10⁻20। तो इसको आप इस तरह कर लीजिएगा, इसको आप इस तरह कर लीजिए 5 × इसको क्या करेंगे, आपके पास दिया हुआ है 5 × 10⁻22 है, 5 × 10⁻20 है। तो इसको आप इस तरह करेंगे 5 × 10⁻22 - 0.05 × 10⁻22। तो 10⁻22 कॉमन कर लेंगे तो आएगा 5 - 0.05। तो 4.95 × 10⁻22। ये आपके पास आ गए बेटा, ये आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। n बराबर आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हमें देखिए इलेक्ट्रॉन संख्या मिल गई है, अब हमें कोटरों संख्या NH चाहिए। तो उसके लिए फार्मूला होता है बेटा आपके पास Ni² = Ne × NH। तो NH = आएगा Ni² क्या होगा Ne। तो वैल्यू रखेंगे, Ne की वैल्यू
सॉल्व करने पे आपके पास आएगा 4.54 इंटू 10⁹ अब यहां पर देखिएगा Ne इज ग्रेटर देन NH, Ne इज ग्रेटर देन क्या है NH है, यानी कि ये N टाइप अर्धचालक है। ये कौन सा अर्धचालक है? N टाइप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा है, तो ये N टाइप अर्धचालक है। कौन सा अर्धचालक है बेटा? N टाइप। क्वेश्चन एक बार फिर समझेंगे। क्वेश्चन ये कह रहे थे सिलिकॉन के परमाणुओं की संख्या 5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब है। इसके साथ आर्सेनिक 5 इंटू 10⁻22 प्रति मीटर क्यूब, इरिडियम 5 इंटू 10⁻20 प्रति मीटर क्यूब अब मिश्रित किया गया। इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या ज्ञात कीजिए और Ni इक्वल दिया हुआ है, Ni इक्वल धारा Ni इक्वल दिया है N प्रकार का पदार्थ N प्रकार का है या P प्रकार का है। तो देखिए आर्सेनिक जो है N टाइप का अपद्रव्य है, इरिडियम P टाइप का अपद्रव्य है। तो पहला काम आपने क्या किया, यहाँ पर Na की वैल्यू निकाली Nd माइनस Na। तो यहाँ से आपने Na की वैल्यू निकाली, ठीक। तो यहाँ से Na की वैल्यू निकाल आई, Ni स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है Na इंटू NS। तो यहाँ से नंबर ऑफ होल्स निकाल लिए। जब नंबर ऑफ होल्स आपके पास आ जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो ग्रेटर देन इन दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ होल्स, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी होल की संख्या से अधिक है, प्रोटॉनों की संख्या से अधिक है। तो ये कैसा होगा? N टाइप अर्धचालक होगा। कैसा अर्धचालक होगा बेटा? N टाइप अर्धचालक होगा। फिर है NCERT का 14.4 NCERT का 14.4 क्वेश्चन है बिना बायस पीएन संधि से होल P क्षेत्र में N क्षेत्र विस्तृत होते हैं क्योंकि ऑप्शन है आपके N क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन उन्हें आकर्षित करते हैं, ये विभवांतर के कारण संधि पर पार गति करते हैं, P क्षेत्र में होल सांद्रता N क्षेत्र की सांद्रता से अधिक होती है, उपरोक्त सभी। बिना बायस पीएन संधि से होल P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर विस्तृत होते हैं क्योंकि P क्षेत्र में सांद्रता N क्षेत्र से अधिक होती है। ऑप्शन कौन सही होगा? इसका सी सही होगा, क्योंकि P क्षेत्र में होल की सांद्रता N क्षेत्र से अधिक होती है, इसलिए P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर विस्तृत होते हैं। उसके बाद देखिए 14.5 क्या है? जब पीएन संधि डायोड अग्र अवरोध में रखा जाता है, तब जब इसको अग्र अवरोध में रखते हैं तो विभव रोधक बढ़ता है, बहुसंख्यक धारा को शून्य कर देता है, विभव रोधक को कम कर देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए पीएन संधि डायोड को जब अग्र अवरोध में रखते हैं तो विभव रोधक को कम कर देता है, तो विभव रोधक कम करेगा तभी धारा बहती है। संधि पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों का मिलन होता है और धारा बहती है। ये विभव प्रतिरोधक को क्या करता है? कम कर देता है। NCERT का 14.8 अर्ध तरंग दृष्टिकारी में निवेशी आवृत्ति आपकी 50 हर्ट्ज है, तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी? समान निवेश आवृत्ति पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की निर्गम आवृत्ति क्या होगी? देखिए आवृत्ति नहीं बदलती है, अर्ध तरंगकारी में 50 हर्ट्ज होगी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में ये 100 हर्ट्ज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? देखिए निर्गत और निवेशी आवृत्ति, निर्गत और निवेशी आवृत्ति हमेशा बराबर होती है। अगर आपकी निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए, तो निर्गत आवृत्ति भी 50 हर्ट्ज ही रहेगी। और अगर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है तो उसमें क्या होगा? 100 हो जाएगी। 100 क्या हो जाएगी? उसमें 100 हो जाएगी। देखिएगा अर्ध तरंग दृष्टिकारी में निवेशी आवृत्ति और निर्गत आवृत्ति दोनों बराबर होती हैं, और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निर्गत आवृत्ति निवेशी आवृत्ति की दोगुनी होती है। तो अर्ध तरंग
तरंगिष्टकारी में जब प्रयुक्त करेंगे 50 हर्ट्ज रखेंगे तो निर्गत आवृत्ति 50 हर्ट्ज ही मिलेगी। और जब क्या कहते हैं आप पूर्ण तरंगिष्टकारी में यूज करेंगे तो पूर्ण तरंगिष्टकारी में निर्गत आवृत्ति निवेशी की 2 गुनी होती है। तो 50 हर्ट्ज लेंगे तो निर्गत क्या मिलेगी आपको 100 हर्ट्ज मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। NCERT 4.10 कोई पीएन संधि फोटो डायोड 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंतराल वाले अर्धचालक से संरचित है, क्या इसे 600 नैनोमीटर के तरंग दैर्घ्य का संशोधन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो आप क्या करेंगे, पहला काम आपको यहाँ पे एनर्जी E डैश इक्वल टू दिया हुआ है 2.8 इलेक्ट्रॉन को, लैम्डा इक्वल टू दिया है 6600 नैनोमीटर। नैनोमीटर को पहले आप मीटर में कन्वर्ट करिए, 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई करिए। अब ऊर्जा निकालेंगे E इक्वल टू SC/लैम्डा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा, तो यहाँ से E बराबर आएगा आपके पास 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 6000 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सॉल्व करेंगे तो E बराबर सॉल्व होकर के आपके पास आएगा 0.2 वोल्ट। कितना होगा 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर E इज लेस देन एस डैश है, तो संसूचन नहीं होगा। संसूचन क्या है, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। अगर एनर्जी ज्यादा होती इन आपतित की तो यहाँ पर संसूचन हो जाता। तो बेटा ये आपके न्यूमेरिकल्स थे और नेक्स्ट टर्न से आप हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर। थैंक यू बेटा। और इसे ध्यान रखिए, सभी लोग होमवर्क देते रहिए और सभी लोग होमवर्क करके भेजिए, जरूर होमवर्क जरूर करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू बेटा।